हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव। तो सभी कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है या सभी कंप्यूटर में ज़रूरी होना चाहिए? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन अटैच्ड प्रिंटर, अ वायरस चेकिंग प्रोग्राम और अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर में, तभी वो रन करेगा, बूट करेगा। तो ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर होगा जो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन को। तो सबसे ज़रूरी है आपका कि किसी भी कंप्यूटर में सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। 45 का ए राइट आंसर है। 46 देख लेते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो क्या होना, किस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था आपका मशीन लैंग्वेज में। हमने पहले भी पढ़ा है, मशीन लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जनरेशन में यूज़ हुई थी। मशीन लैंग्वेज was used in creating the first computer programming system. In term of functionality, this language is a binary digit system. तो आपकी जो मशीन लैंग्वेज थी वो बाइनरी डिजिट सिस्टम में थी। और जो पहला कंप्यूटर सिस्टम था आपका, जो प्राइमरीली यूज्ड बाइनरी नंबर, जो प्राइमरीली जो था आपका बाइनरी नंबर यूज करता था और बिट्स, किस लिए? टू ट्रांसलेट एंड अंडरस्टैंड प्रोसेस्ड प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए ट्रांसलेट और अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोसेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए। तो ऑप्शन बी जो है मशीन लैंग्वेज आपका सही हो जाएगा। जो पहला कंप्यूटर जहाँ आपका प्रोग्राम किया गया था मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज आपको पता है हमने सेकंड जनरेशन में यूज़ की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है जो कमर्शियली अवेलेबल थी, तो हमने पहले भी पढ़ा है फॉर्ट्रेन, FORTRAN, और जिसको हम फार्मूला ट्रांसलेशन का, फॉर्ट्रेन जो है फार्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्टकट है। और ये डेवलप की गई थी 1956 में। 1950 पहली बार ये देखने में आई थी, लेकिन ये डेवलप 1954 में ही हो गई थी। और जॉन बैकस जो IBM में थे, उन्होंने टीम लीड की थी, जिसने जो था आपकी फार्मूला ट्रांसलेशन यानी FORTRAN, फॉर्ट्रेन जो है लैंग्वेज, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था बनाई थी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड। तो जो एरर होते हैं कंप्यूटर डेटा में उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी जो है बग्स, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, बग क्या होता है? अ बग इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो बग आपका एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है, वो सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है और आपके हार्डवेयर में भी हो सकती है। टिपिकल प्रॉब्लम्स आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल interference with the program's performance that was not anticipated by the developer. Minor bugs can cause small problems like frozen screens or unexplained error messages that do not significantly affect usage. देख सकते हैं आप, डेफिनेशन भी देख लिया आपने। और ये क्या होता है? तो 47 का डी राइट आंसर था। बाकी जो ऑप्शंस में टर्म दी गई हैं तो वो करेक्ट ऑप्शन से काफ़ी दूर दूर तक मेल नहीं खाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, CPU चिप, ये आपके दूसरे ऑप्शन थे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिक्स इज़ अ। तो बेसिक कौन सी लैंग्वेज थी? तो बेसिक आपकी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है या थी। बेसिक एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देख सकते हैं आप, बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, हमने देख लिया। साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज भी थी। ओरिजिनली डिजाइंड एज एन इंटरेक्टिव मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग लैंग्वेज बाई जॉन कैमले एंड थॉमस कुजार्ट इन 1963। तो 1963 में ये डेवलप की गई थी। इट बिकेम वाइडली यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर एवरीवेयर। तो देख लिया आपने। इसके अलावा जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है आपकी, तो बेसिक तो आपकी थी ही। इससे पहले हमने ऊपर वाले ऑप्शन में फॉर्ट्रेन पढ़ा है।
तो FORTRAN फॉर्ट्रेन जो लैंग्वेज थी वो भी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। इसके अलावा ALGOL आपकी ये भी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। और जो सबसे फेमस आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज रही है वो सी रही है, यानी जो सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी आप सब ने। तो इसके अलावा कोबोल और पास्कल भी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस रही हैं। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, फॉर्ट्रेन, ALGOL, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, ये आपकी जो है सारी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में आपसे सी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी ऑप्शन दिया गया था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स आपकी कौन कौन सी थी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इंक्लूड, तो इसमें आपकी जावा आ जाती है, C++ आ जाती है, C# आ जाती है, पाइथन आ जाती है और जावास्क्रिप्ट। तो ये आपकी सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। जबकि जो सी लैंग्वेज थी वो आपकी प्रोसीजरल में आई थी। तो देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर विच की इज़ यूज्ड। तो आपने रिस्टार्ट करना हो कंप्यूटर को तो आप कौन सी की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है गलती से टिक कर दिया गया है। तो 49 का जो ऑप्शन डी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तो ये की कॉम्बिनेशन जब हम यूज़ करते हैं तो आप जो है सिस्टम को यानी अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो 49 का डी जो है राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की हेल्प से जो है आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अ पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। तो आपकी ऐसी कौन सी पावरफुल की होती है जिसको दबाकर या पुश करके लिखा है यहाँ पे आप जो है प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपने बहुत बार इस की को यूज़ भी किया है। एस्केप की का जब आप यूज़ करते हैं तो आप जो है प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 50 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया हमसे विच मेन्यू टाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो कौन सा मेन्यू है जिसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से भी जानते हैं या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप किस दूसरे नाम से जानते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका पुल डाउन मेन्यू है उसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से भी जानते हैं या वाइस वर्सा, ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप पुल डाउन मेन्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है जो कि गलत आंसर है कि यहाँ पे टिक हुआ है। तो इसको करेक्ट करके आप देखेंगे 51 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू को आप पुल डाउन मेन्यू बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है अ स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट्स सम एप्लीकेशंस ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्मॉल फिगर है विच डिपिक्ट सम एप्लीकेशन, जो कि किसी एप्लीकेशन को चित्रित करती हैं, डिपिक्ट करती है, चित्रित करती हैं स्क्रीन पर। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं वही आपका इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। जो स्मॉल पिक्चर या फिगर्स होती हैं आपकी किसी एप्लीकेशन की स्क्रीन पर तो उन्हें क्या कहते हैं, आइकन। आइकन जो है 52 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 पूछा गया आपसे क्वेश्चन में यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल और फोल्डर्स। तो आपके जो पर्सनल फाइल और फोल्डर्स होते हैं उसको आप कहाँ रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है माई डॉक्यूमेंट इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। कई बार जो है कुछ टफ क्वेश्चन या हमको पता होते हैं लेकिन बेसिक क्वेश्चन कई बार हम छोड़ देते हैं पढ़ने से। तो फिर आप देख सकते हैं जो आप माई डॉक्यूमेंट्स है आपके कंप्यूटर पे, उसमें आप आपकी पर्सनल फाइल्स और फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं, कीप कर सकते हैं। नेक्स्ट 54 में पूछा गया है ऑल द कंप्यूटेशंस आर रियली परफॉर्म्ड बाय। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। जितनी भी कंप्यूटेशन होती है वो आपकी कहाँ पे परफॉर्म होती है, सीपीयू में। और सीपीयू का हमने आपको 2-3 बार पहले भी जो है इंटरनल आर्किटेक्चर दिखा दिया है जो सीपीयू का होता है। तो ऑप्शन डी जो है 54 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें
द इंफॉर्मेशन यू पुट इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में रखते हैं तो बेसिकली वो क्या होती है, डेटा होता है। ऑप्शन बी जो है 55 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखते हैं, अपने कंप्यूटर में रखते हैं, वो आपका डेटा होता है और डेटा को प्रोसेस करके फिर आपकी इंफॉर्मेशन बनती है आगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर टू एज, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट करता है एक टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो है आपकी पावर पॉइंट का में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्प्रेडशीट आ जाती हैं आपकी MS एक्सेल में, और DBMS है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है आपका, तो वर्ड प्रोसेसिंग रेफर टू एज एक्ट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ करना किसके लिए, क्रिएट, एडिट, सेव और प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो ये सारा आपका जो है वर्ड प्रोसेसर के अंडर आ जाता है, ये सारी वर्किंग जो होती है। तो चलिए 56 का जो था बी राइट आंसर था। 57 देख लेते हैं आपसे। आप इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ यूज टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन दी डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रूलर यूज्ड टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट। तो रूलर का यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंट में लाइंस को मेज़र करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को लाइन अप करने के लिए और मेज़र करने के लिए। ऑप्शन ए 57 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, तो नॉर्मली द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट वुड बी, तो जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, यहाँ पर पेज साइज़ पूछा गया था, इस पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि साइज़ में तो फिर आपको साइज़ बताना पड़ेगा। जो आपका जनरली जो साइज़ होता है 8.5 इंटू 11 इंचज़ का, यानी आपका 8.5 उसकी विड्थ होती है और 11 इंचज़ पूरी लेंथ होती है पेज की, हाइट भी बोल सकते हैं आप। तो वो आ गया आपका साइज़। पर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ नहीं होना चाहिए था। चलिए, अगर एरर है क्वेश्चन में, फिर भी उसी हिसाब से जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो आपका लेटर होगा और पेज साइज़ मैंने आपको बता दिया 8.5 बाई 11 इंचज़ का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू, तो आपका जो वर्ड प्रोसेसर है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेंट अ पिक्चर, ड्रॉ डायग्राम, टाइप स्टोरी और वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसमें जो बेस्ट यूज़ होगा वर्ड प्रोसेसर का वो टाइप स्टोरी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके अलावा भी आपके जो पेंट पिक्चर है या ड्रॉ और डायग्राम है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बेस्ट यूज़ बोला है कि बेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो दूसरा आपका पेंट पिक्चर है उसके लिए अलग से एक पेंट है आपका। वर्क इनकम एंड एक्सपेंसेस हो सकता है आप ये एक्सेल पे बनाएं, वर्ड पे भी बना सकते हैं, डायग्राम भी आपकी बन जाएगी, लेकिन बेस्ट यूज़ आपका ऑप्शन सी रहेगा। 59 का सी राइट आंसर है। 60 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड इज़, तो न्यू फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है आपकी MS वर्ड में। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। Ctrl+N का यूज़ करके आप एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं, और आप MS वर्ड ओपन कर लीजिए अपना, और उसमें आप Ctrl+N करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। उसको सेव करके आप एक नया फाइल नेम दे सकते हैं, एक नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और आपने यूज़ भी किए होंगे ये सारे शॉर्टकट। Ctrl+C आपका कॉपी के लिए है, Ctrl+V आपका पेस्ट के लिए है, और Ctrl+X जो है आपका कट के लिए आप जानते हैं। तो चलिए 60 का ए जो था राइट आंसर था। 61 देख लेते हैं, इफ़ यू वांट टू रीडू एन एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट देन प्रेस, तो किसी एक्शन को आप रीडू करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा।
रीडो के लिए आपका शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। तो याद रखेंगे आप, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। रीडू के जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके साथ आप अंडू भी पढ़ते हैं। तो अंडू और रीडू दो टर्म्स हैं, क्या डिफरेंस है कि यूज़ है देख लेते हैं। तो अंडू कर सकते हैं आप, कोई आपने एक्शन परफॉर्म किया है और उसको अंडू करना है, अनडन करना है, तो कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करेंगे आप। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने लिखा है हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिम क्विक और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो है मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है और इसको मैंने, चलिए इसके आपके सामने एक बार फिर से इसको, ये देखिए हमने यहाँ से इटालिक कर दिया, अंडरलाइन हटा दिया, अंडरलाइन कर दिया। जैसे ही आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वो हमने अंडू के लिए पढ़ा, तो ये देखिए अंडरलाइन हट गया जो इसकी पहले वाली फॉर्म थी और आ गई। और कंट्रोल वाई हमने रीडू के लिए पढ़ा, तो जैसे हम कंट्रोल प्लस वाई करेंगे जो एक्चुअल फॉर्म है वो आपका आ जाएगा, मतलब जो अंडू से के बाद में था मतलब ये अंडरलाइन हो गया है फिर से। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, तो ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंट्रोल वाई था आपका रीडू के लिए, कंट्रोल आर जो है वो आपका जो टेक्स्ट है उसको राइट अलाइन करने के लिए होता है। तो ये देख सकते हैं आप, वही है आपका, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये राइट अलाइन हो जाएगा आपका का सारा टेक्स्ट। कंट्रोल जेड से आपकी पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा और कंट्रोल वाई से आपका ये देखिए फिर से जो एक्शन था वो आपका रीडू हो गया और कंट्रोल यू भी दिया गया ऑप्शन में। तो ये सारा जो है आपका कंट्रोल यू, जैसे हम करेंगे इसको कंट्रोल यू जो है वो आपका सारा का सारा टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। तो आप एग्जाम्पल भी देख लिए, जितने भी ऑप्शन थे आपके क्वेश्चन में पूछे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्प्रेडशीट समटाइम इज कॉल्ड अ, जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। तो एक्सेल आप जब देखते हैं तो आप जैसे एक्सेल ओपन करेंगे तो ये आपकी वर्कशीट है, या जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी वर्कशीट है उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं या कि स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी बोलते हैं। तो ये देखिए आपकी शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 3 शीट्स होती हैं। इसके बाद आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हम ऐड कर पा रहे हैं शीट्स को। तो ऐसे ऐड करते करते जो है आप मैक्सिमम 255 शीट्स तक ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। और ये जो आपके ए बी सी डी आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये आपके कॉलम नंबर हैं और ये आपकी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 करके आपकी रोज़ हैं और इनको आप हम कॉलम बोलते हैं। ये एक सेल है, अभी जो है सेल जो सिलेक्ट है वो D2 है। पहले जो आपका सेल का जो कॉलम नंबर है वो पढ़ेंगे और उसके बाद रो नंबर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं D और 2 सिलेक्ट है, तो D2 आपका सेल अभी सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो B6 आपका ये सिलेक्ट हो जाता है। 62 का आपका जो था बी राइट आंसर था वर्कशीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है, एड्रेस ऑफ अ फर्स्ट सेल इन वर्कशीट इज। तो अभी हमने देखा कि सेल एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, जो आपका फर्स्ट सेल है वो ये है और A1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका पहला सेल है वर्कशीट में, यह स्प्रेडशीट जिसे हम कहते हैं, तो उसका एड्रेस क्या होगा, तो A1 होगा, A और ये 1। ऐसे ही आप नीचे को चलते जाएंगे तो आप कंट्रोल प्लस अगर पेज डाउन करें, ये देख सकते हैं आप आपकी एक वर्कशीट में कितनी रोज़ होती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1048576 इतनी रोज़ होती हैं आपकी एक वर्कशीट में। इसको याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। इतनी आपकी शीट होती हैं 10,48,576, ये देख सकते हैं। और रोज़ की बात हमने देख ली, 10,48,576 होंगी। कॉलम्स अगर हम देख लें, कंट्रोल प्लस एरो की आप प्रेस करेंगे तो आपके जो हैं XFD, ये सबसे हमने देखा कि जो सबसे पहला आपका
सेल एड्रेस होता है वो ए कॉलम होता है और 1 रो होती है। तो जो सबसे लास्ट कॉलम होगा उसका एड्रेस क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट हुआ है आपका XFD। और सेल नंबर तो हमने पढ़ ही लिया, माफ़ कीजिए रो नंबर हमने पढ़ लिया। तो इसका एड्रेस हो जाएगा आपका XFD 1048576। तो ये है आपका जो सबसे लास्ट सेल है आपकी पूरी वर्कशीट पे। तो ये है वो सेल जो अभी सिलेक्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसका यहाँ से आप ये इसका एड्रेस पढ़ेंगे, ये XFD प्लस 1048577 ये पूरा जो है इसका एड्रेस आ जाएगा। और फर्स्ट का तो हमने देख ही लिया कि जो फर्स्ट है आपका वो आपका ये है A1, यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 63 का आपका ए जो था राइट आंसर था A1। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।